वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 2 एंड 3 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन थे। यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो करंट एक साथ कवर करेंगे, प्लस साथ में लिंक करेंगे करंट को स्टैटिक जीके के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक न्यू बैच जो है वो शुरू करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द एनसीईआरटी, और इस बैच का नाम रहेगा दैट इज़ एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। और इसमें जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम 2 से 3 महीने में पूरे जितने भी एनसीईआरटी है 6 to 12 लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, साइंस के लिए भी, बेसिक साइंस के लिए भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसको हम कवर करेंगे। और इसमें हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों रहेगी, प्लस हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस जो अब आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप, और साथ में ही आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे कोटेशन के साथ, और कोटेशन जो है वो हमें एस्से और आंसर्स दोनों में हेल्प करती है, तो एक कोटेशन हम रोज़ की जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये कोटेशन या कोट की अगर हम बात करें, लिंक करते हैं स्वामी विवेकानंद के साथ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ, अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर एक तरह से देखें फिलोसफिकल एसेज में इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जाम में बन जाती है, तो अगर हम इस तरह से ही प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह से ही जो है वो कंसेप्ट को समझते हैं रिगार्डिंग द एसे, तो हमें हेल्प मिलेगी। तो यानी कि कोट जो है वो एसे से डायरेक्ट लिंक कर जाता है। फर्स्ट जो हमारी न्यूज़ रहेगी यहाँ पर वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, यानी कि आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये न्यूज़ है जो ये बताती है कि भारत का जो नेचर है वो सॉफ्ट पावर नेचर है। मतलब भारत हमेशा पहले भी करता है, अभी भी करता है और हमेशा करता रहेगा सपोर्ट वर्ल्ड में, जो जहाँ पर भी क्राइसिस आते हैं। ह्यूमैनिटेरियन यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करना भारत का जो है वो सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो एजेंडा है। तो खुदरिस्तान रीजन है, कहाँ पर रीजन है ये? इराक में। ध्यान रखना, इराक में जो है वो ये रीजन है, और यहाँ पर जो है वो भारत ने अभी एक शिपमेंट सेंड किया है मेडिकल सप्लाईज़ का, सपोर्ट करने के लिए जो वहाँ के रेजिडेंट हैं उनको, मतलब मेडिकल सप्लाईज़ जो है वो प्रोवाइड की है भारत ने। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रीजन है, इस रीजन में जो वो कुर्द ट्राइब रहती है। कुर्द ट्राइब वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब है, ये इस रीजन में रहते हैं। और जियोपॉलिटिकल जो है वो, या जियोग्राफिकल जो फीचर है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी ये रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुर्द वाला रीजन। लेकिन हमें जियोपॉलिटिकल के साथ जियोफिजिकल जो है वो फीचर्स को भी समझना है। तो जो ये रीजन है कुर्दिस्तान रीजन, ये माउंटेनियस सिस्टम है। और माउंटेन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैगरोज जो है वो माउंटेन रेंज यहाँ पर है। और उसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न एक्सटेंशन जो अगर हम बात करें तो तोरूस का भी जो है वो देखा जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, प्लस साथ में फेमस रिवर टिग्रस और ग्रेटर ज़ैब रिवर, ये दोनों इस रीजन में फ़्लो करती है। और साथ में जब ये इस रीजन में फ़्लो कर रही है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और जो अदर सेटलमेंट रहती है उसको भी सपोर्ट करती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो अगर हम बात करें इस रीजन में, तो ये एक्सटेंसिव जो है वो प्लेट्यू रीजन है, मतलब जो कुर्दिस्तान रीजन है प्लेट्यू रीजन है, दो माउंटेन यहाँ पर हो गई। देन उसके बाद कैपिटल की अगर हम बात करें तो अरबिल जो है वो इसकी कैपिटल है। क्या है? कैपिटल अरबिल। और इसको कहा जाता है कि कैपिटल ऑफ इराकी कुर्गिस्तान, ठीक है, तो वो है अरबिल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और रीजन जो है वो लाइक जिस तरह से वेस्ट बैंक हो गया, या फिर अगर हम बात करें वेस्ट बैंक में गाजा क्राइसिस हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर होगी, तो मैप को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ से हमारे लिए एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ सेंट्रल एशियन नेशन। तो सेंट्रल एशियन नेशंस में अगर हम बात करें 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, तो वो भी हमें साथ के साथ में पढ़नी है। तो एक टॉपिक को एक के साथ लिंक करेंगे, तो इससे क्या होता है कि जीएस के रिवीजन न्यूज़पेपर के साथ में ही हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद है रस्टी स्पॉटेड कैट। ये कैट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है वो वेस्ट बंगाल में स्पॉट की गई है, और ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट नोन कैट है, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट नोन कैट है। और अगर हम बात करें हैबिटेट की कि कहाँ पर भारत में ये कैट मिलती है, तो वेस्टर्न घाट में, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया। देखो वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पहला क्वेश्चन। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। और राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है अरावली हिल्स, और जो अरावली हिल्स है उनका जो एक्सटेंशन है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और अरावली हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ गुरु शिखर। देन उसके बाद आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें, आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस, तो वो है नियर थ्रेटन्ड। तो ये कैट का जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज़ नियर थ्रेटन्ड, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा हर्बीवोरस है, कौन सा कार्निवोरस है, कौन सा नॉक्टर्नल है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो हमें जो ये टॉपिक है इनको बिल्कुल इसी तरह से ही पढ़ना है। आईयूसीएन की अगर हम बात करें तो 1948 में बना है और ओल्डेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है।
देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। देखो बजट अभी रिसेंटली का जो है वो बजट सेशन शुरू हुआ है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने बजट जो है वो पार्लियामेंट में रखा। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि जितनी भी बजटरी अनाउंसमेंट है ना हमें वो लर्न करनी है, हमें स्कीम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये स्कीम्स आप एज एन एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं आंसर में कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव ली हैं, क्योंकि जब भी आप चैलेंजेस लिखते हो तो सरकार के इनिशिएटिव हमें बताने पड़ते हैं। तो जब सरकार के इनिशिएटिव की बात आती है तो एक्स्ट्रा से क्यों पढ़ना जब न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की अगर हम बात करें तो अनाउंस्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट 2025-26। तो इस साल का जो बजट है उसमें इसको अनाउंस किया गया और ये कवर कर रहा है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर फर्दरिंग मेक इन इंडिया। मतलब कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, मेक इन इंडिया की तरफ जा रहा है कि भारत में बनाओ। और मेक इन इंडिया लिंक करता है किसके साथ, आत्मनिर्भर भारत के साथ। और आत्मनिर्भर भारत लिंक करता है किसके साथ, @2047। मतलब हमें क्या करना है कि हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक। तो हम इसका जब कंक्लूजन लिखेंगे एट द एंड लास्ट में तो हम उसमें बता सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है, ये जो मिशन है, ये कहीं ना कहीं एक अमृत काल की तरफ चल रहा है और इसमें भारत क्या बनेगा, फिर डेवलप्ड जो है वो नेशन बनेगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि इट विल ले एम्फेसिस ऑन 5 फोकल एरियाज। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी वो भी मैटर करेगी। थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स। मतलब हमें क्या है कि इन डिमांड जॉब्स की तरफ फोकस करना है। फिर उसका वाइब्रेंट एंड डायनेमिक एमएसएमई सेक्टर। मतलब हमारे पास जो एमएसएमई सेक्टर है वो वाइब्रेंट होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए, मतलब एमएसएमई की तरफ भी फोकस किया जा रहा है। और साथ में ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट और ईज दोनों में ही जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे और उसके लिए जो है वो ये मिशन फोकस कर रहा है। देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के ऊपर नोट लिखो, तो उसमें हमें नोट में हमें सिग्निफिकेंस भी लिखना है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो फिर हमें जैसे चैलेंजेस है, अगर हम बात करें कार्बन एमिशन का हो गया या फिर ग्रीन हाउस गैसेज अदर हो गई, तो उनका भी यहाँ उनको एड्रेस किया जाएगा, मतलब प्रमोशन ऑफ ग्रीन ग्रोथ। देन इसको ग्रीन जीडीपी से भी लिंक कर सकते हैं। फिर रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर सोलर पीवी सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। वही कि अगर देखो अभी क्लीन टेक्नोलॉजी को कैसे प्रमोट किया जाएगा, सोलर पीवी सेल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा। देन उसका एनहांस करना डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, इसमें ये भी जो है वो हमारा जो है वो सिग्निफिकेंस रहेगा। और फिर एट द एंड हम इसको लिंक कर सकते हैं 2047 के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट है भाषा पुस्तक स्कीम। भाषा पुस्तक स्कीम ये भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस करी है यूनियन बजट में। और इसमें ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, देखो कोई भी स्कीम आती है तो उसमें आप इसमें अलग से ऑब्जेक्टिव या फिर एम लिख सकते हैं। इससे क्या है, एग्जामिनर का काम आसान हो जाएगा। जितना एग्जामिनर का काम आसान होगा उतने नंबर हमें मिलेंगे, स्पेशली मेंस में। प्रीलिम्स के लिए हमें फैक्ट ईयर याद रखने जरूरी है, कौन से अनाउंसमेंट कौन से बजट में अनाउंस किया गया स्कीम को, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्टूडेंट। मतलब क्या है कि डिजिटल फॉर्म में जो इंडियन बुक्स है उनको, या इंडियन लैंग्वेज लैंग्वेज बुक्स है उनको प्रोवाइड करना। मतलब इंडियन लैंग्वेज बुक्स को जो है वो स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करना डिजिटल फॉर्म में, यानी कि ई बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। अब यहाँ पे क्या है, देखो एक कंसेप्ट समझो, ये अनाउंसड इन यूनियन बजट आ रहा है। अनाउंसड इन यूनियन बजट सरकार न्यूज़पेपर में काफ़ी चल रहा है। ये भी हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं रेफरेंस के लिए, कि अगर मान लीजिए कोई स्कीम है, जैसे ये है भाषा पुस्तक स्कीम, तो भाषा पुस्तक स्कीम अगर मान लो हमें पेपर में लिखने है तो हम लिख सकते हैं कि अनाउंसड इन यूनियन बजट। तो रेफरेंस के लिए हम अनाउंसड इन यूनियन बजट को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या ऑफर किया जा रहा है, क्या सरकार टारगेट कर रही है, तो सरकार डिजिटल टेक्स्ट बुक के लिए बोल रही है, जिसमें स्टडी मटेरियल जो है वो इंडियन, जो भी मतलब लाइक डिजिटल टेक्स्ट बुक रहेगी किसके लिए, स्टडी मटेरियल और इंडियन लैंग्वेजेस में स्पेशली। मतलब जितना भी स्टडी मटेरियल है वो इंडियन लैंग्वेजेस में रहेगा, सरकार का फोकस चल रहा है। प्लस साथ में यहाँ पर क्या करिए, स्टडी मटेरियल जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब रीजनल लैंग्वेज मतलब क्या हो रहा है, सिंपली कि जितने भी लैंग्वेज है उनको प्रमोट किया जा रहा है। और साथ में कॉम्प्लीमेंट द प्रीवियस इनिशिएटिव, ठीक है, अस्मिता, जो सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था इसके रिगार्डिंग, अस्मिता इनिशिएटिव, उसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो अब देखो हमारे लिए यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो 8th शेड्यूल को पूरा लर्न कर लेते हैं, क्योंकि 8th शेड्यूल में देखो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और ओरिजिनली 14 थी। उसके बाद जो 8 ऐड हुई थी उसको लेकर यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी बन रखा है, पिछले साल ही जो है वो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। तो दैट मीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो लिंक करते हैं
कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो लिंक करते हैं लैंग्वेजेस के साथ, तो वो भी हम साथ में लर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर कमीशन लिंग्विस्टिक कमीशन अपॉइंटमेंट हो रही है तो वो कौन से आर्टिकल के अंडर होती है, तो ये भी हम साथ के साथ में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है न्यू रामसर साइट्स। अभी 4 न्यू रामसर साइट्स बन गई है, पहले 85 थी, तो अभी जो है वो 89 जो है वो रामसर साइट्स हो गई। और अगर हम पहली रामसर साइट की बात करें जो नई बनी है, तो दैट इज़ सकारा कोतेई बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और ये है क्लोज टू गल्फ ऑफ मन्नार। अभी तमिलनाडु में दूसरी भी यहाँ पर, ठीक है, थिरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। और ये दोनों की दोनों अगर हम बात करें तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में मैक्स अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो है वो तमिलनाडु में है। दैन उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है रामसर साइट्स में। रामसर साइट्स में अगर हम थर्ड की अगर हम बात करें तो है उधवा लेक, ये झारखंड में है, और झारखंड की पहली रामसर साइट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड के कोई एग्जाम है उसके लिए भी, प्लस हमारे ऑल ओवर अगर हम बात करें यूपीएससी और सीडीएस सीएपीएफ के लिए भी। देन उसके बाद नेक्स्ट है खिचेरोपल्लरी लेक, ये सिक्किम में है। ये सेक्रेड लेक है हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए, और इसको एक तरह से कहा जाता है, लोकली बात करें तो विश फुलफिलिंग लेक भी जो है वो इसको कहा जाता है। तो अब हमारे लिए ये लेक्स तो इंपॉर्टेंट, या फिर ये रामसर साइट्स तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई बनी है, कौन कौन से रीजन में है। सेकंड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है रामसर कन्वेंशन। ये जो रामसर कन्वेंशन है ये ईरान में हुआ था 1971 में, और इसने काम करना शुरू किया था 1975 में। अब आपको बताना है कि वेटलैंड डे कब होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है, वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है नेशनल जियोस्पेटियल मिशन। ये मिशन की अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो यूनियन बजट 2025-26 में अनाउंस किया गया। इसका एम क्या है? देखो, मॉनिटर करना या मॉडर्नाइज करना लैंड रिकॉर्ड्स को। जब हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, तो ईजिली मॉनिटर करना हो जाएगा। मॉडर्नाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स एंड एनहेंसिंग अर्बन प्लानिंग अक्रॉस द नेशन, मतलब अर्बन प्लानिंग की तरफ फोकस किया जा रहा है, और रिकॉर्ड्स जितने भी हैं लैंड रिकॉर्ड्स उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? एक तो ट्रांसपेरेंसी बनेगी और अकाउंटेबिलिटी बनेगी, और जितने भी जो लैंड डिस्प्यूट्स है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड चैलेंजेस है अर्बन एरियाज में, उसको भी एड्रेस किया जाएगा। तो आप इसको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि अर्बन प्लानिंग के लिए सरकार का रिसेंट इनिशिएटिव क्या है। जैसे मान लीजिए रिसेंट इनिशिएटिव है तो आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी। ये लास्ट रिमेन्स ऑफ इनलैंड मैंग्रोव है भारत में, और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट की ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया, और ये एक नेचुरल अगर हम बात करें इनलैंड है, इनलैंड मैंग्रोव है। कहाँ पर है? कच्छ रीजन में लोकेटेड है गुजरात के, यानी कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जहाँ पर जो है वो ये गुनेरी जो में जो मैंग्रोव्स है लोकेटेड है। इनलैंड मैंग्रोव याद रखना। और ये कहा जा रहा है कि ये उस रीजन में है जहाँ पर लाइमस्टोन जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लाइमस्टोन रिच रीजन में जो है वो ये मिल रहे हैं। और इसमें अगर हम डिस्टेंस वाइज अगर हम बात करें तो 45 किलोमीटर है अरेबियन सी से, और 4 किलोमीटर है कोरी क्रीक से। तो ये दोनों भी हम साथ में याद कर सकते हैं। तो ये बन सकता है कि इनलैंड मैंग्रोव्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात, ये कहाँ पर है? अभी कच्छ रीजन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और 45 किलोमीटर फ्रॉम अरेबियन सी। लाइमस्टोन रीजन को मत भूलना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है CRED। ये फिनटेक कंपनी है, और इसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिया का फर्स्ट ई-रूपी वॉलेट फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ट्रांजेक्शन। यानी कि जो हमारा ई-रूपी है उसकी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए इन्होंने एक वॉलेट जो है वो लॉन्च किया है, और पहली कंपनी बनी है, मतलब भारत का पहला वॉलेट होगा ई-रूपी के अकॉर्डिंग। इसमें अगर हम बात करें तो अलाउ कर रहा है पर ट्रांजेक्शन पे 10,000 तक जो है वो पैसा भेज सकते हैं, मतलब 10,000 तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक बारी में, और डेली की जो लिमिट रहेगी वो 50,000 रहेगी। तो ऐसा इसमें कहा गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन उसके बाद नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनकी एक वर्कशॉप थी सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ, वो कहाँ पर हुई है? जयपुर में। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जिसमें एक ने पर रॉ मटेरियल बनाया, फिर रॉ मटेरियल को बेचा, रॉ मटेरियल जो है वो किसी कंपनी ने बनाया, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट जो फिर फार्मर के पास दोबारा पहुँच गए। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी इसको कहा जाता है। नीति आयोग जो है वो 2015 में बनाया गया था, इससे पहले प्लानिंग कमीशन था। और जो ये प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट है, हम ये USSR से लेकर आए हैं। 5 ईयर जो हमारा सिस्टम था, 5 ईयर प्लान सिस्टम, उसमें जो है वो हम इसको फॉलो कर रहे थे। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। ये 30 जनवरी को होता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस भी जो है वो मनाया जाता है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ द
गांधी जी। और इसमें अगर हम बात करें तो एक पॉइंट अभी और हमें लिंक कर देना है साथ में कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे भी जो आपका 30 जनवरी को होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कैनबिस कल्टीवेशन फॉर एग्रीकल्चर, मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये किसने अप्रूव किया है रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है CM सुक्खू, उन्होंने अनाउंस किया है कि कैनबिस कल्टीवेशन करेंगे एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इससे क्या होगा? रेवेन्यू जनरेशन होगा। फिर उसका नेक्स्ट है वायु सेना मेडल। ये विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को मिला है और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्पेशली एंटी पायरेसी मिशन इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में एंटी पायरेसी मिशन जब चल रहा था तो उसके टाइम पर उन्होंने काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट उसके बाद न्यूज़पेपर हाइलाइट्स को कुछ इस तरह से भी समझते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि धनखड़ जी है, इन्होंने कहा है रिसेंटली कि वी कैन नॉट अलाउ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टू बी डिस्टर्ब्ड बाय द डेमोग्राफिक डिसलोकेशन एंड अर्थक्वेक्स। मतलब इंडिया कैन नॉट अलाउ मिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। ये इलीगल माइग्रेंट्स की तरफ डायरेक्शन है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो रीजनल पॉलिटिक्स कल्चरल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम ये सब टॉलरेट नहीं करेंगे, हम ये अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसा इन्होंने कहा। तो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कि एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हमारे तो वाइस प्रेसिडेंट भी जो है वो इलीगल जो माइग्रेशन है उसको लेकर काफ़ी जो है वो एक्टिव और नहीं फेवर में होता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। या फिर जहाँ पर हम इलेक्शन के रिगार्डिंग लिखते हैं तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलीगल माइग्रेशन, इलीगल जो माइग्रेंट है, फिर वहाँ पर हम बता सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर कंसर्न रेज किए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फॉरम फ्लैग्स फॉल इन एम्प्लॉयमेंट डेज अंडर मनरेगा। अब ये क्यों न्यूज़ में है देखो, अगर हम समझें यहाँ पर तो नंबर ऑफ पर्सन डेज की अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होते हैं, तो पर्सन डेज होते हैं रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द मनरेगा इन द फाइनेंशियल ईयर या इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कोई फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है तो उसके टोटल जो डेज रहेंगे दैट इज़ पर्सन डे। तो ये कहा जा रहा है कि जो आपका 2023-24 था इसमें जो है वो ये 312 करोड़ जो है वो फाइनेंशियल ईयर पर्सन डे अगर हम बात करें 2023-24 में थे। लेकिन अभी जो 2024-25 में अगर हम बात करें तो वो कितने हो गए हैं? 239.67 करोड़। मतलब यहाँ पर जो है वो डिक्रीज जो है वो देखा गया है। फिर इसका कारण भी यहाँ पर बताया गया है। नरेगा मोर्चा ने कहा है कि इनएडिक्वेट बजट, जो बजट है वो इनएडिक्वेट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस साथ में मैसिव डिले इन द वेजेस पेमेंट, मतलब जो पैसा है उसमें भी डिले हो रही है। और साथ में फाइनेंशियल क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, फाइनेंशियल जो है वो डिस्ट्रेस जो है वो रेज कर रहा है अमंगस्ट द रूरल वर्कर, फिर वो शिफ्ट कर रहे हैं किसी और की तरफ, किसी और काम की तरफ जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो ये भी ये कारण रहेगा। मनरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है स्पेशली अगर हम बात करें कोविड-19 में। तो कोविड-19 का टाइम पे काफ़ी जो है वो मनरेगा ने रोल प्ले किया है रूरल इकॉनमी को जो है वो एक तरह से जो है वो स्टेबल करने के लिए। प्लस साथ में एक पॉइंट और याद रखना है मनरेगा की रिगार्डिंग कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब एक्टिव है और रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि वी हियर द वॉइस ऑफ द मिडिल क्लास। मतलब अभी क्या है कि 12 लाख तक जो है वो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल असेंबली सेशन इन तेलंगाना टुमारो। मतलब कल ये सेशन होगा टू डिस्कस कास्ट सेंसस। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें तेलंगाना सरकार जो है वो ये उन्होंने डिसाइड किया कि स्पेशल सेशन वो असेंबली का लेकर आएंगे टू डिस्कस एंड अडॉप्ट द कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। तो ये कास्ट सर्वे किया गया था, इसके अकॉर्डिंग फिर ये डिसाइड करेंगे कि इसको डिस्कस करना या अडॉप्ट करना है या नहीं। तो इसके लिए स्पेशल सेशन तेलंगाना में होगा। और तेलंगाना कौन से ईयर में बना है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ईयर को याद करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। आंध्र प्रदेश से सेपरेट कौन से ईयर में हुआ यह बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वही रहेगा कि ट्रम्प स्लैब्स टैरिफ ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। अब ये इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये ट्रेड वॉर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। तो अभी जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं USA में सेकंड टर्म के लिए डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए, तो उन्होंने ये कहा कि जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, ठीक है, उनसे जो है वो थ्रेट हमें काफ़ी फेस करने को मिल रहा है। प्लस साथ में इलीगल इमिग्रेशन, पहला तो इलीगल इमिग्रेशन और दूसरा इलीगल ड्रग। तो इसके रिगार्डिंग कैनेडियन और मैक्सिकन के जितने भी एक्सपोर्ट रहते हैं उस पर 25% टैरिफ लगेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम कनाडा, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो विल हैव लोअर 10% लीवे, उनके ऊपर जो है वो 10% लोअर होगा। साथ में ये कहा है कि गुड्स फ्रॉम चाइना, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी अलग से ड्यूटी चल रही है, उनके ऊपर एडिशनल जो है वो 10% टैरिफ भी लगाया जाएगा। तो फिर चाइना की जो एम्बेसी है उन्होंने ये कहा है कि ये जो है वो ट्रेड वॉर की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है जिससे पूरे वर्ल्ड पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा।
देन उसके बाद ये डाटा है, और ये डाटा आप जो है वो मेंस में लिख सकते हैं। ओवर 260 रिफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार सीक शेल्टर इन मणिपुर। तो मणिपुर में 260 के अराउंड रिफ्यूजीज जो है वो म्यांमार से आए हैं, वो शेल्टर ले रहे हैं, मतलब वो रह रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या है कि अब हमारे यहाँ पर ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, लेकिन अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहाँ पे तो क्राइसिस चल रहे हैं। तो जब भी अब भारत एक समृद्ध कंट्री बन रहा है, ठीक है, भारत डेवलप्ड नेशन बनने वाला है, तो अब हमारे अराउंड में जितने भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है तो वहाँ से लोग अब भारत की तरफ शिफ्ट होना शुरू करेंगे। तो इसलिए हमें इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बनना पड़ेगा। आई होप जितना भी डाटा करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।